कि अखंड भारत का जो मतलब है वो ही बता दीजिए। अगर अखंड भारत का मतलब हमारे एक एक हिंदू एक एक सनातनी को पता चल जाएगा तो उल्टा इन्हीं पे जूते बरसाएंगे वो। तुमने जनता के दिमाग में 80-20 वाली बात भरी हुई है कि 20 करोड़ मुसलमानों से हिंदू 80 करोड़ परेशान है, फिर पाकिस्तान के 40 करोड़ 30 करोड़ तो हैं ही, फिर वो हिंदुस्तान में आ जाएंगे, फिर बांग्लादेश वाले 15-20 करोड़ मुसलमान आ जाएंगे हिंदुस्तान में, ठीक, और फिर म्यांमार वर्मा वाले आ जाएंगे 10-20 करोड़ तो वहां होंगे ही, फिर वो आ जाएंगे, फिर टोटल जो संख्या है हिंदुस्तान के 20 करोड़ की वो 80 करोड़ के आसपास में हो जाएगी। अभी तुम लोग ये जनता के दिमाग में भरते हो कि 20 करोड़ मुस्लिमों से हिंदुस्तान की हिंदू परेशान है, खतरे में है, तो फिर ये जब 80 करोड़ हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे भैया? आपको हिंदू खतरे में नहीं दिखता है? देखिए अभी तक नहीं दिख रहा, लेकिन अखंड भारत अगर आ जाएगा इस हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू खतरे में दिख जाएगा। अब तो हिंदुस्तान के भी नहीं हुए, हिंदुओं के भी नहीं हुए। अब एक एक हिंदू को अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप बताइए ना, पूछिए ना देश के प्रधान सेवक से कि आपने अखंड भारत की जो तस्वीर बैनर लगाया है नई संसद में, तो आपने वो क्यों लगाया है? इसका मतलब आप जो 20 करोड़ का भय हमारे अंदर पैदा करना चाहते थे, आने वाले समय में आप 80 करोड़ का भय हमारे अंदर पैदा करोगे। जो है भारत जोड़ो यात्रा में थी, राहुल गांधी के साथ चली, उसका 24 पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको? नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं PRB। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता पूनम पंडित मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक जो है 23 जून को होने वाला है। ऐसे में इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इसका प्रभाव 2024 में विपक्ष के एकजुट होने के बाद मोदी के मैजिक का कितना पड़ेगा? क्या वो मैजिक खत्म हो जाएगा? क्या कहेंगे, मोदी मैजिक जो है क्या इस विपक्षी एकता से रुक पाएगी? मैं उसको मैजिक नहीं बोलूंगी, मैं उसको बेईमाना बोलूंगी। दूसरी बात, जो विपक्ष एकजुट हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? जब कोई तानाशाह सरकार या फिर तानाशाह राजा अगर बन जाता है तो फिर उसको हटाने के लिए, और जो सभी एक विचारधारा के हैं, जनता के हित के काम करने वाले लोग, जनता के हित में बोलने वाले लोग, जनता के मुद्दे उठाने वाले लोग अगर एकजुट होते हैं तो उसमें बुराई क्या है? आप मुझे बुराई बताइए। बुराई तो कुछ नहीं है इसमें। अच्छी बात है कि एक तानाशाह, आरोप लगाते हैं ना कि सारे लुटेरे एकजुट हो गए, सारे चोर मिल गए हैं। देखिए जो लुटेरे होते हैं उनको अच्छे से पता है कि हम लुटेरे हैं, लेकिन वो बशर्ते दुनिया को ना पता चले उनकी अच्छाई क्या है और उनकी सच्चाई क्या है और उनकी बेईमानी क्या है। उनकी अच्छाई क्या है कोई अच्छाई है ना? नहीं है ना। सिर्फ उनमें क्या खूबी है, वो पूरे सिस्टम पर काबिज हो गए हैं। 9-10 साल से उनकी सरकार है, पूरे मीडिया को उन्होंने, मिनिस्ट्री मीडिया को पूरा कैप्चर किया हुआ, पूरे सिस्टम को। IAS PCS अपनी आज़ादी से काम नहीं कर सकते, जुडिशरी अपनी आज़ादी से काम नहीं कर सकती। पहलवानों के धरने हो रहे थे, देखो क्या क्या हुआ उसमें। क्या इनके सरकार का नंगा नाच देखने को मिला कि नहीं मिला? बताइए। एक व्यक्ति पे पोस्को एक्ट जो होता, पोक्सो जो ब्रजभूषण पर लगा दिया गया है ना, लेकिन उसको नहीं हटाया जाता, उसको गिरफ्तारी भी नहीं होती है। और जबकि इस वाले एक्ट में सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, अरेस्टिंग होती है। तो ये देखिए ना, ये लोगों को काम नहीं करने दे रहे। ये देश के हित की संस्थाएं जो हैं उनको उनके अधिकार से काम नहीं करने दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि पार्टियां तो एकजुट हो रही, जनता जमीन पे एकजुट हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए पार्टी के जो नेता हैं, देखिए पार्टी के जो नेता है कहीं ना कहीं उनको जनता नेता बनाती है, और जनता को भी अपने नेताओं पर एतबार होता है कि हमने जिसे नेता बनाया, हो सकता है वो एकजुट होकर के इस तानाशाह से हमें छुटकारा दिलवा रहे हैं, तो हम उनके समर्थन में हैं। जनता यही तो करेगी। तो सर्वे तो दिखा रहा है कि मोदी जो है वो विश्व के नेता बन गए, तो टक्कर आसान है। जब ये ऑस्ट्रेलिया में भाषण दे करके आए थे प्रधान सेवक, आपको ये नहीं पता ऑस्ट्रेलिया से कितने हमारे नौजवान साथियों को निकाल दिया गया? पता है ना आपको? पता है हिंदुस्तान के लोग ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिए गए। तो डंका किस चीज का बोलते तो है? डंका बज रहा है, इसी चीज का डंका बजता है, और इसीलिए जो है ये डंका बजता है। आपको ये डंका सुनाई नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया में साहब का एक तरफ भाषण चल रहा था, एक तरफ डिटेल आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो नहीं जाएंगे, नौकरी करने वाले लोग नहीं जाएंगे। तो ये डंका क्यों नहीं बताते? अब तुम कह रहे हो मीडिया में डंका बजता, मीडिया किसका है ये बताइए। आपने देखा होगा दिल्ली में साक्षी का कांड हो गया, किसी ने उठाया? साहिल ने साक्षी को मार दिया, उठाया नहीं ना। अभी अंकिता का कांड हुआ, किसी ने उठाया? उत्तराखंड में बीजेपी के नेता ने जो चिंता तो बीजेपी करते ही है। स्मृति ईरानी जिनके बेटी नहीं है उनको चिंता क्या? स्मृति ईरानी गई, साक्षी के परिवार से मिलने गई, सरस्वती के परिवार से मिलने गई, स्मृति ईरानी नहीं ना। तो आप समझिए कि देश में लोकतंत्र कितना खतरे में है कि जो महिला नेता हैं सत्ता में, जो मंत्री हैं, वो तक नहीं जा रही हैं साहब के डर की मारी और अपनी कुर्सी के डर की मारी। चलिए, आप जो है भारत जोड़ो यात्रा में थी, राहुल गांधी के साथ चली, उसका 24 पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको लग रहा है? देखिए कैलेंडर कहता है मुझे बदल दो, क्योंकि उसकी तारीख, उसका सन निकल जाता है। उसी तरीके से समय के आधार पर 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, प्रधानमंत्री उनसे पहले थे जो मनमोहन सिंह,
समय ने कहा कि उनको बदल दो, तो बदल दिए। ये बैठ गए तानाशाह आकर के प्रधान सेवक। अब आता है मौजूदा वक्त 24 का। अब 24 में फिर समय कह रहा है राम राज्य है, अभी तो अमृतकाल चल रहा है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा अमृतकाल जिसमें बेटियों को घसीटा जाता हो, ऐसा अमृतकाल से तो राम ही बचा सकते हैं, ईश्वर ही बचा सकते हैं। जिसमें बेटियों को रात के अंधेरे में जला दिया जाता हो, ऐसा अमृतकाल इस देश की जीडीपी को ऊपर बढ़ाने में और देश को अन्न खिलाने में किसानों का योगदान है। और वो धरने पर बैठे हुए हैं। नोएडा अथॉरिटी में 56 दिन से धरना चल रहा है, कोई झांका नहीं है, किसी ने सुनवाई नहीं की है। इतनी तानाशाही चल रही है अथॉरिटियों की, चाहे वो यमुना अथॉरिटी हो, चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर नोएडा अथॉरिटी हो, कोई भी हो, कहीं भी आप चले जाइए, सिस्टम का जो है जनता पे इतना प्रताड़ित, किसानों पे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये नेता करवाते हैं गद्दी पर बैठकर। गौतम बुद्ध नगर से सांसद है, वो फटका नहीं है उधर जा करके, इतनी तानाशाही उस व्यक्ति की है। और में जब अखंड भारत की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो, नए संसद भवन निर्माण में संकोल लग जाती है, इस दौर में कांग्रेस का वापसी सत्ता में आना कितना मुश्किल है या कितना आसान? देखिए मुश्किल तो वो काम भी था जब देश को आज़ाद कराया था और इन संघियों ने ब्रिटिशों से पेंशनें भी ली थी, माफ़ी नामे भी मांगे थे। उनकी औकात नहीं थी इस देश की आज़ादी को वो रोक सकें, और आज जनता की आज़ादी को रोकने के लिए 24 में इनकी औकात नहीं है। अखंड भारत के कांग्रेस समर्थन में है कि नहीं? क्योंकि तस्वीर जो है संसद में लग गया है अखंड भारत का। देखिए मैं तो साफ बोलूंगी कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो संसद में बैठे हैं और जो तस्वीरें लगा रहे हैं, कि अखंड भारत का जो मतलब है वो ही बता दीजिए। अगर अखंड भारत का मतलब हमारे एक एक हिंदू, एक एक सनातनी को पता चल जाएगा तो उल्टा इन्हीं पे जूते बरसाएंगे वो। अखंड भारत का क्या मतलब है? सब एकजुट हो जाएंगे, भारत का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। बस आ गए ना आप अपनी वाली पे। अब ये मैं पूछना चाहती हूँ, ये मैं नहीं कहती हूँ, मैं पूछ रही हूँ। चलिए आप अखंड भारत चाहते हैं, अभी तो आपने जो जनता के दिमाग में भरा, हिंदुओं के दिमाग में भरा कि 80 करोड़ लोग यानी कि 80 करोड़ सनातनी परेशान हैं 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुस्लिमों से, यही भरते हैं ना ये दिमाग में। इसी पे ये चुनाव 80-20 की बातें होती है। 80-20 की बात होती, इसी पे ये चुनाव लड़ते हैं ना। अब आ जाइए, 80-20 इन्होंने दिमाग में जनता के भरा हुआ है, और जो हिंदू 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 ये लोग चिल्लाते हैं इसी मुद्दे पर। अब अखंड भारत, अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब है हमारे जो नॉर्मल लोग हैं ना, गांव के भोले भाले लोग जिन्होंने ने हिंदू हिंदू के चक्कर में ये वोट ले लेते, उनको शायद पता भी नहीं हो अखंड भारत का मतलब। अखंड भारत का मतलब है हिंदुस्तान का जो पहला क्षेत्रफल था, हिंदुस्तान में जो देश थे वो उनको अलग कर दिया गया। हिंदुस्तान का जो कुछ इलाका था उसको अलग कर दिया गया। पड़ोसी देश मुस्लिम बना दिया गया पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश अलग कर दिया गया था। ठीक, लोहा लेकर का अलग किया ना पूरी टक्कर मजबूती से। बांग्लादेश सॉरी हाँ बांग्लादेश सब, और ये तुम्हारा म्यांमार जिसको वर्मा बोलते हैं म्यांमार, ठीक, उसको अलग कर दिया। अभी तुमने जनता के दिमाग में 80-20 वाली बात भरी हुई है कि 20 करोड़ मुसलमानों से हिंदू 80 करोड़ परेशान है, फिर पाकिस्तान के 40 करोड़ 30 करोड़ तो हैं ही, फिर वो हिंदुस्तान में आ जाएंगे, फिर बांग्लादेश वाले 15-20 करोड़ मुसलमान आ जाएंगे हिंदुस्तान में, ठीक, और फिर म्यांमार वर्मा वाले आ जाएंगे 10-20 करोड़ तो वहां होंगे ही, फिर वो आ जाएंगे, फिर टोटल जो संख्या है हिंदुस्तान के 20 करोड़ की वो 80 करोड़ के आसपास में हो जाएगी। अभी तुम लोग ये जनता के दिमाग में भरते हो कि 20 करोड़ मुस्लिमों से हिंदुस्तान की हिंदू परेशान है, खतरे में है, तो फिर ये जब 80 करोड़ हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे भैया? फिर क्या भरोगे दिमाग में? इसका मतलब आप हिंदू 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 की राजनीति करके जनता को सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, और आप अखंड भारत के जरिए एक ऐसे देश को अपने देश में विलय करने की सोच रहे हैं राजनीति लालच में, जिसने हिंदुस्तान के नौजवानों को मारा, जिसने हिंदुस्तान पर अटैक किया 50 बार, ठीक, जिसकी वजह से करोड़ों की हमारी सुरक्षा में जो करोड़ों रुपए हिंदुस्तान का लगता है, सीमाओं पे बॉर्डरों पे लगता है ना, पुलवामा कांड कराया जिन्होंने, और आप कहते हो कि उस देश को आप अखंड भारत में जोड़ लो। तो इसका मतलब आप तो हिंदुस्तान के भी नहीं हुए, हिंदुओं के भी नहीं हुए। अब एक एक हिंदू को अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप बताइए ना, पूछिए ना देश के प्रधान सेवक से कि आपने अखंड भारत की जो तस्वीर बैनर लगाया है नई संसद में, तो आपने वो क्यों लगाया है? इसका मतलब आप जो 20 करोड़ का भय हमारे अंदर पैदा करना चाहते थे, आने वाले समय में आप 80 करोड़ का भय हमारे अंदर पैदा करोगे। है
मतलब सत्ता चाहिए कुल मिला के सत्ता का ही तो लालच है। अरे जिस देश ने तुम्हारे नौजवानों को 19 में मारा, पुलवामा हुआ, उससे पहले भी कितने सारे कांड हुए। भारत का सपना जो है, सपना मतलब ये देखिए, ये अखंड भारत, मैंने आपको बोला ना, उनको समझ आ गया अखंड कितना सुंदर शब्द लग रहा है, पढ़ने में सुंदर लग रहा है ना, अखंड हिंदी का शब्द है ना, कितना अच्छा शब्द लग रहा है। लोग, जनता को सिर्फ ये पता है ये सुंदर शब्द है, भारत इसके पीछे जुड़ा हुआ है। आधे आप है ना ये माइक ले जाकर के PRB का, और आप इस हिंदुस्तान के और गाँव के और उत्तर प्रदेश की गलियों में घूमना, उनसे पूछना अखंड भारत क्या है जी, फिर वो कहेंगे जी अखंड भारत हमें नहीं पता। लिख लो इस बात को और आप अब सर्वे चलाना इसी बात के ऊपर, और फिर आप उनको समझाना। एक भारत के आज़ाद पत्रकार होने के नाते तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि जी अखंड भारत का मतलब ये, जब अखंड भारत ये जोड़ने की बात करते हैं तो क्या उसमें हमारे देश के सैनिकों का अपमान नहीं है? क्या उसमें हमारे सनातनियों का अपमान नहीं है? क्या उसमें ये जितने भी हमारे शहीद हुए, शहीद आज़ाद भगत सिंह, झांसी की रानी अहिल्याबाई, गनी गफ्फार, अशफाक जी, और ये बोस, नेहरू, ये सब जितने भी थे, क्या इनका अपमान नहीं है कि एक देश जो तुम पे बार बार हमला करता है, जिससे हमारी लड़ाइयाँ रहती है, जिसकी नीयतें खराब रहती हैं, और तुम अखंड भारत के अंतर्गत उसी देश को ला रहे हो? ये बात आप जनता को समझाना कि अखंड भारत का मतलब ये है। तो 24 के चुनाव समझना कि जनता का रिएक्शन क्या है। जनता क्या है? जनता देश की राजी है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश के जितने भी मुस्लिम हैं वो हिंदुस्तान में रहें। क्या आप राजी हो? अगर देश की जनता राजी है तो आप मुझे बताइएगा, तो मुझे क्या आपत्ति होगी? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। एक बड़े ज्ञानी कह रहे थे कि अखंड भारत, अखंड भारत। मैंने उनको जब अखंड भारत पढ़ाया तो मुझे इस बात का गर्व महसूस हुआ कि ये सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैंने इनको अखंड भारत का मतलब पढ़ा दिया है तो इनकी समझ में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा बेटा अखंड भारत का मतलब ये होता है। मैंने कहा जी ये होता है महाराज। आप कैसे ये बातें बोल रहे हो? जिस देश ने हमारे देश को हमेशा बर्बाद करने के लिए सोचा हो, जिस देश ने हमारे देश के नौजवानों को मारा हो, जिस देश में हमारे देश को इस नजरों से देखा जाता हो, आप अखंड भारत के जरिए उनको यहाँ पर लाना चाह रहे हैं। नागेश्वर बाबा को आप जगह दी? नहीं, ये बात मैंने तो नहीं बोला कि आप मिलने गई थी, आपकी तस्वीर भी मैं बेशक जाती रहती हूँ, ये मेरे अपने सनातन धर्म। महाराज बोल रही हैं, बाबा बोल रहे हैं, तो उन्हीं की चर्चा और भी बाबा हैं इसमें। अखंड भारत की बात वही कर रहे हैं। नहीं, और भी बाबाओं ने की है, आप चेक कीजिए। दूसरी बात, मैंने उनको जब बोला तो मुझे इस बात का गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने मेरी बात को समझा। सबसे पहले आप यहाँ सोचिए कि महाराज अच्छी बात है, आप सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ हमारे देश के लिए कितना सही है आप ही बताइए। उनको लगा कि गलत है कि बेटा आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं तो आपसे उम्र में भी बहुत छोटी होंगी, बहुत अंतराल आपका मेरा है, तो मैंने कहा आप देख लीजिए। तो उन्होंने तुरंत मेरी बात को समझा। मुझे खुशी हुई इस बात की, चलिए कुछ लोग तो समझ रहे हैं। अब मैं देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या 20-30 करोड़ पाकिस्तान वाले हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे अखंड भारत के अंतर्गत, और म्यांमार के हैं, वर्मा देश के हैं मुस्लिम, वो भारत में रहेंगे अखंड भारत के अंतर्गत, और बांग्लादेश वाले हैं वो रहेंगे भारत में। भारत के अखंड भारत की एक्सपर्ट हमें आप ही लग रही है। देखिए 5 मिनट से अखंड भारत के अंतर्गत क्या इस हिंदुस्तान के एक मैं मुस्लिमों की बात बाद में करूंगी, मैं पहले आज सनातन धर्म की करूंगी। क्या आप लोगों को यहाँ उनका रहना गवारा है? अगर है तो आप बताइएगा, अगर नहीं है तो वो भी बताइएगा। जो सत्ता की कुर्सी के चक्कर में इस भारत का सत्यानाश करने वाले हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब। 24 का चुनाव तो यही सब मुद्दा, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। तो मैं भी इस अखंड भारत को ही पूरा 24 में उठाऊंगी, तुम घबराओ मत। मेरा भी अब यही काम रह गया। अखंड भारत अब मैं अखंड भारत को ही उठाऊंगी कि अखंड भारत क्या है, मैं इसी को उठाऊंगी 24 में। जाइए, मैंने आपको वादा किया। अच्छा, आप जिस समाज से आती हैं, क्या 2024 के चुनाव में आप जोड़ पा रही हैं अपने समाज के लोगों को? क्योंकि नेता लोग बन जाते हैं लेकिन समाज को जोड़ नहीं पाते, पार्टी बन जाती है लेकिन अपने लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे समाज के लोग समझ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग समझ रहे हैं। उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे ये है कि दलित समाज भी, गुर्जर समाज, जाट समाज है ना, मुस्लिम समाज भी समझ रहा है। अभी क्षेत्रीय पार्टियों ने बट करके 22 का सत्यानाश यूपी का किया है, उनको भी समझ आ रहा है। उसके बाद में मैं चुनाव में जब गई हूँ, नगर निकाय के जब चुनाव हुए हैं, तो मैंने उनसे पूरे अच्छे से लड़ाई किया कि जब बात आती है आपकी उठाने की तो हम उठाते हैं और आप वोट दे देते हो क्षेत्रीय पार्टियों को। तो जहाँ जहाँ मैं गई हूँ बहुत लोगों ने मेरी बात को समझा है और बहुत कम सीटों पर हार हुई है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उसमें 4 सीटें जो है वो हुई हैं जिनसे मैंने जाकर के झगड़ा किया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिताया है।
हर जगह आपकी अहम भूमिका रही, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे यूपी का चुनाव हो, हर जगह आप बड़ी बेबाकी से दिखी लड़ती हुई। तो क्या 2024 के चुनाव में क्या कुछ भूमिका जो है कांग्रेस की तरफ से आपकी दिखने को मिलेगी? जो भी मुझे काम दिया जाएगा जिम्मेदारी के साथ में मेरे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, मैं अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी, ये याद रखना। और ये जो अखंड भारत वाला है, इसको ज़्यादा जिम्मेदारी से निभाऊंगी, क्योंकि बात यहाँ मेरे देश की आ रही है ना। आप समझिए मेरी बात को, क्योंकि हमारे देश की जब बात आती है तो आपको सारी जिम्मेदारी, जात, धर्म, समाज, ठीक, इन सबसे ऊपर। आपको हिंदू खतरे में नहीं दिखता है? देखिए, अभी तक नहीं दिख रहा, लेकिन अखंड भारत अगर आ जाएगा इस हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू खतरे में दिख जाएगा। और ये इनकी खतरे में कौन डालना चाह रहे हैं? इनकी पॉलिसी है देश के प्रधान सेवक की, आप समझिए इस बात। खतरे में डालना चाह रहे हैं? बिल्कुल डालना चाह रहे हैं भाई। अभी तो आप कहते हो 20 करोड़ मुस्लिमों से हिंदू खतरे में, अभी तो ये 80 करोड़ हो जाएंगे अखंड भारत के अंतर्गत। फिर क्या होगा इन हिंदुओं का, ये बताइए ना। आप जो है यूपी से चुनाव लड़ी, यूपी से, तो क्या इस बार 2024 के चुनाव में यूपी में वाराणसी भी है, मोदी जी का भी क्षेत्र है, पार्टी अगर देती है जिम्मेदारी तो क्या मजबूती से लड़ पाएंगे? क्योंकि आपका जो चेहरा है, जो आपकी इमेज है जनता में, वो कहीं भी बड़े बड़े इसमें सिंह मार देना, लड़ जाना, वो इमेज है। देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी कि इस हिंदुस्तान की और कांग्रेस, देखे, अच्छा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ भाई, क्यों नहीं लड़ सकती? लड़ सकती हूँ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ सकती हूँ, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार उसके खिलाफ लड़ सकती हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती हूँ, महंगाई के खिलाफ लड़ सकती हूँ, देश में गलत नीति पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ सकती हूँ, और वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ भी लड़ सकती हूँ। आप खुद पंडित हूँ, लड़ सकती हूँ। मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, क्यों, क्या है ऐसा? मोदी जी के 4 आंखें हैं, 4 हाथ हैं, पैर हैं, क्या है उनमें ऐसा? वो भी तो एक हमारी तरह इंसान ही है भाई। मैं तो इंसान हूँ, मैं तो शेर नहीं हूँ, जानवर नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। तो आपका अंदर से मन है कि वहाँ पे बनारस में चुनाव लड़ा जाए? देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है, लेकिन जब बात आ जाएगी देश के प्रधान सेवक के सामने लड़ने का, तो आप देखना कि मैं अभी 22 का चुनाव, रिजल्ट बेशक हमारे 22 में कुछ भी रहे, मैं 22 का चुनाव लड़ी हूँ। पहला मेरा चुनाव था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मेरी विधानसभा नहीं, 60 किलोमीटर दूर विधानसभा मुझे चुन करके दी गई। कोई बात नहीं, मैंने चुनाव जिस तरीके से लड़ा, ये आप भी जानते हैं, पूरे लग नहीं रहा था किसी को कि हमारी सीट का इसका ये नतीजा आएगा देखने के लिए। और जब कम समय भी मिला, हाँ, समय भी बहुत कम मिला था मेरे को, 21-22 दिन का समय सिर्फ मिला। और दूसरी बात, जनता भी जान जाएगी कि एक बेटी सब कुछ कर सकती है, अन्याय के खिलाफ लड़की है, लड़ सकती है। किस मुद्दे पे वोट होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र चलिए, अखंड भारत की बात नहीं करते, मुद्दा कौन सा मुद्दे पे होना चाहिए? तो इन्हीं के मुद्दे पे वोट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब इन्हीं के मुद्दे पर, हिंदू जितने भी हैं, वोट इन्हीं के मुद्दे पे करना, सोच के समझ के कि क्या आप अखंड भारत चाहते हैं। आप इन्हीं के तो मोदी जी चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं चाहता। अरे एक बात बताओ कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, कौन ये कौन कौन करके ये कोने में सारे लगे हुए हैं, इनको इतनी समझ नहीं है। कौन लगा हुआ? देश सारे लगे हुए, इनके नेता ही, इनके नेता भी तो सारे कोने में लगे हुए हैं। कौन कौन कर करके? चेहरा नहीं है ना आपके पास? हमारे पास कौन कह रहा चेहरा नहीं? राहुल गांधी जी चेहरा नहीं, प्रियंका जी चेहरा नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी चेहरा नहीं, विपक्ष में इतने सारे नेता हैं, क्या वो चेहरा नहीं? कौन कहता है चेहरा नहीं? अगर हम भी ये कहते देश की आज़ादी के समय जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनके बाद उनका देहांत हो गया, कि नेहरू जी नहीं तो कौन, हम भी कहते। उसके बाद में अटल जी भी बने प्रधानमंत्री, हम कहते अटल जी नहीं तो कौन, इंदिरा जी बनी तो इंदिरा जी नहीं तो कौन। इस देश ने, इस जनता ने देश की समय समय पर, अगर कोई नहीं रहा, किसी की मृत्यु बीमारी के कारण हो गई, किसी की कैसे हो गई, कोई हट गया, समय परिवर्तन हो गया, तो समय समय पर प्रधानमंत्री जरूर दिए हैं, ये ध्यान रखना। लाभ होता रहा है। हाँ, ये ध्यान रखना। 50 साल का दावा जो है, देखिए, मैं स्वस्थ रही तो हो सकता है मैं 50 साल रहूं। नहीं, वो बीजेपी जिसने दावा किया है, हो सकता है परमात्मा उनकी उम्र लंबी लगाए, वो शायद ना रहें 50 साल तक। आप रहेंगी? मैं तो स्वस्थ रही तो रहूंगी। वो आज ही 60, 70, 80 साल के हैं, और आजकल तो इतना ही जीवन इंसान का, परमात्मा करे मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए। नेहरू जी की बात आपने छेड़ दी बीच में, तो उनपे एक ये सवाल उठता है कि नेहरू ने क्या किया है, नेहरू का इस्तेमाल होता है, नेहरू ने क्या किया, 70 साल लुटा। तो इनको इतनी तहजीब तमीज नहीं है, इनको ये जितने भी बेसुर वाले लोग जो हैं, कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे प्रथम, पहली बात। दूसरी बात, मैं चैलेंज करती हूँ उस भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को लेकर के, देश के प्रधान सेवक से और एक एक कार्यकर्ता सकते हैं, नेहरू जी ने क्या किया इस देश में, मैं बैठ करके गिनवाऊंगी। तुम्हारी औकात है तो आओ गिनवाने के लिए। IIT, IMT और एम्स जैसी संस्थाएं इस हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी अस्पताल बने हुए हैं ना सरकारी, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। जितने भी सरकारी स्कूल, मैं भी पढ़ी हूँ प्राइमरी में 3 क्लास तक, कक्षा प्राथमिक विद्यालय, नेहरू के जी के स्कूल में पढ़ी? जी बिल्कुल पढ़ी हूँ। ये सब कांग्रेस की देन। उन
संस्थाओं को बेचा। रेल, ट्रेन, गाड़ी, मारुति, किसका सपना था, किसकी देन इस देश में? नेहरू जी का बनाया हुआ ही बेच रहे हैं। ये पूरा कांग्रेस का बनाया हुआ बेच रहे हैं। नेहरू जी ने भी बनाया, राजीव जी ने भी बनाया, इंदिरा जी ने भी बनाया, इन्होंने लूट करके खाया, शास्त्री जी ने बनाया। राष्ट्रीयकरण देश के हित में होता है, ये उसको निजीकरण कर रहे हैं। मैं बैठ करके पूरा 4 घंटे डिबेट चलेगी ना, तो 4 घंटे बताऊंगी राष्ट्रीयकरण और निजीकरण। हाँ बताइए, आप निजीकरण करने में लगे हो। राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा जी ने बैंकों का, तो किसके लिए किया था? वो देश के लिए किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सर्व 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 सत्यानाश इस देश का किया। 4 घंटे भी डिबेट चली ना देश के प्रधान सेवक से, तो 4 घंटे डिबेट में बताऊंगी कि क्या क्या किया नेहरू जी ने, क्या किया इंदिरा जी ने, क्या किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्या किया राजीव जी ने, और क्या किया शास्त्री जी ने, क्या किया मनमोहन सिंह जी ने। एक एक चीज़ गिनवाऊंगी। सरकारी पेंशनों को खाने वाली इनकी सरकार, जो सरकार को अपनी सुविधाएं लोग देते हैं, उन पेंशनों को इन्होंने ख़त्म कर दिया। सरकारी पेंशन कितनी ज़रूरी है? मान लीजिए अब समय बदल रहा है, एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा ना करे, दवाई गोली का ध्यान ना रखे, बहुओं के चक्कर में, सभी बहू ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो अपनी दवाई गोली का खर्चा वो कहाँ से चलाते? जो उनकी पेंशन आती है, उस पेंशन को खा गए। शर्म नहीं आती इनको? पुलिस वालों की पेंशन खत्म कर दी, बेल्ट की नौकरियों की पेंशन इन्होंने खत्म कर दी, स्कूल में जो प्राथमिक स्कूलों में जो टीचर रह रही थी उनकी पेंशन खत्म कर दी, नर्स वर्स थी इनके डॉक्टर की पेंशन खत्म कर दी। अरे उनकी बुढ़ापे, जब कोई आदमी 60 साल अपने जीवन के तुम्हें दे रहा है नौकरी के, 40 साल 30 साल आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, तो उसको लास्ट में क्या बचता है? सिर्फ पेंशन, उसके बुढ़ापे का जीवन यापन करने की स्थिति। तो ये जब 24 में हमारी सरकार आएगी तो ये पुरानी पेंशन का मुद्दा भी उठाया जाएगा और ये पुरानी पेंशनें सब लागू होंगी। चलिए, तो ये पूनम पंडित थी, तमाम सवालों का जो है बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही थी। इनका यही अंदाज़ है, इसी अंदाज में जो है मीडिया के सामने बातचीत करती है और कह रही हैं कि कांग्रेस अगर बड़ी जिम्मेदारी देती है, अगर बनारस से भी चुनाव लड़ा देती है मोदी जी के सामने, तो प्रधान सेवक के सामने डटकर मुकाबला करेंगी और चुनाव लड़ेंगी। पहले भी यूपी से चुनाव लड़ चुकी है और फायर ब्रांड चेहरा है। कई बड़े आंदोलन में आपने देखा होगा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे यूपी का चुनाव हो, हर जगह जो है, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, वहाँ ये पहुँच जाती है और हमेशा मीडिया में एक्टिव रहती हैं, डिबेट में बनी रहती हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखती है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में। बने हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।